सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। देखिए, आज के इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो घटना चक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स हमने तैयार किए हैं, जिनको हम परिणाम नोट्स की सीरीज के नाम से भी जानते हैं। और ये सीरीज आपके स्पेशली प्रीलिम्स एग्जाम 2026 और 2027 कौन कौन से स्टेट को कवर कर रहे हैं, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस या फिर आपके उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सभी स्टेट पीसीएस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये सीरीज है प्रीलिम्स एग्जाम 2026 जो होने वाले हैं और 27 के लिए। और इसी सीरीज में हम लोगों ने ऑलरेडी आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट कर दिया 16 लेक्चर में, इंडियन पॉलिटी को ऑलरेडी कवर कर दिया है 17 लेक्चर में, और अब हमारा एंशिएंट चल रहा है, फिर मिडिवल आएगा, फिर मॉडर्न आएगा। एंशिएंट भी हमारी कोशिश रहेगी कि 10 से 12 लेक्चर में हम इसको पूरा कंप्लीट कर दें, क्योंकि मेरा पूरा ये टारगेट है दोस्तों कि मार्च लास्ट तक मैं टोटल 11 पीडीएफ जो हैं, जिसमें आपकी साइंस भी होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल, मॉडर्न, इकोनॉमी, इन सभी पीडीएफ्स की क्लासेस में ऑलरेडी मार्च तक कंप्लीट करने का टारगेट लेकर चल रहा हूं। तो अभी हम ये तीसरा सब्जेक्ट देख रहे हैं और इसकी प्लेलिस्ट आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे घटना चक्र शॉर्ट नोट्स में जाएंगे तो वहां पे 3 अलग अलग कलर के थंबनेल हैं, वो तीनों ही अलग अलग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसकी आप पेड पीडीएफ ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, वहीं पर आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेंस आंसर राइटिंग के नोट्स की बात करेंगे तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 एंड यूपी स्पेशल 5, 6 की भी सेम इसी नंबर पे आपको इंफॉर्मेशन विद डेमो प्राइस लिस्ट के साथ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कल की क्लास में हम लोग दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ स्थल पढ़ रहे थे। तो जो हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट पढ़े, जहां से डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में कैसे उसकी शुरुआत हुई, या कौन कौन सी नदियों के किनारे उसके इंपॉर्टेंट शहर बसे हुए थे, या फिर उसके जो विलुप्त होने का कारण या उस सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या थे, किन्होंने क्या क्या चीजें कहीं, फिर कौन कौन से जो रॉ मटेरियल थे कहाँ से प्राप्त होते, ये सारी चीजें पढ़ी थी। अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। 12 नंबर के पॉइंट से शुरू करते हैं। देखो, यहां से एक बात आती है कि कौन कौन से ऐसे इतिहासकार थे जिन्होंने कुछ अपने अपने जो है कि विचार दिए हड़प्पा सभ्यता पे। जैसे EG.M. मैके ने कहा कि सुमेर से लोगों का पलायन हो गया, अर्थात कि हड़प्पा सभ्यता से लोगों का पलायन हो गया। मार्टिमर व्हीलर कहते हैं पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन हुआ। ऐसा इनका विचार है कि पश्चिमी एशिया से ही सभ्यताओं के विचार का प्रवसन यानी कि उत्पत्ति हुई। और अमलानंद घोष कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले जो पाषाणिक सभ्यता थी, नवपाषाणिक सभ्यता थी, ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी, इससे ही कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता का एक परिपक्व दौर सामने देखने को मिलता है। क्योंकि ये क्या कह रहे हैं, पूर्व हड़प्पाई सभ्यता, और हड़प्पा से पहले की सभ्यता या तो ताम्रपाषाण सभ्यता थी। ताम्रपाषाण सभ्यताओं में पाई जाने वाली जो कृषक मतलब ग्रामीण सभ्यता कह सकते हो, जिसमें जोरवे संस्कृति देख सकते हो और आहार संस्कृति देख सकते हो, ठीक है, और बनास संस्कृति देख सकते हो, ये सभी ताम्रपाषाणिक दौर में ही डेवलप हो रही थी। नवपाषाण काल में भी जो है कि इनका विकास धीरे धीरे हो रहा था। तो ये सभी सभ्यता पूर्व हड़प्पाई हैं, और इन्हीं सभ्यताओं ने हड़प्पा सभ्यता को एक मैच्योरिटी का परिणाम बनाया, और ऐसा विचार अमलानंद घोष के द्वारा दिया गया। पॉइंट समझ में आ रहा है ये चीजें? आगे देखते हैं। यहां पर कुछ ऐसे स्थल हैं जिनको डायरेक्ट प्रश्न में पूछा जाता है कि भैया इनकी खोज कब और किसने की। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में हुई। सबसे पहले 1923-24 में हुई, फिर 1924-25 में हुई। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे प्रमुख और सबसे पहला स्थल था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक जो नदियां थी 5-6, उनके क्षेत्र में इसका विकास हुआ, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। और सबसे पहले हड़प्पा नाम के स्थल को खोजा गया, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो दोनों के पीछे जो नाम दिए गए हैं उनके लॉजिक आपको पता रहने चाहिए। अब यहां पर देखोगे हस्तिनापुर जो कि मेरठ के अंतर्गत आता है, तो बीबी लाल ने इसकी खोज की थी 1950 से 52 में। तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की थी 1913 से 34, और कौशाम्बी की खोज NG मजूमदार ने की थी 1936-37। अब आपके दिमाग में आएगा क्या सर ये भी स्थल मिले हुए थे क्या हड़प्पा से? नहीं नहीं, हड़प्पा का जो सबसे पूर्वी विस्तार था वो मेरठ में हिंडन नदी के तट पे आलमगीरपुर था। लेकिन ये अलग अलग संस्कृति और सभ्यता के प्रमाण, तो उनकी खोज के बारे में बस ये पूछा गया इतिहास में कि कौन किसकी किसकी खोज कर रहा था। तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की, हस्तिनापुर की खोज बीबी लाल साहब ने की, तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने की, और कौशाम्बी की खोज NG मजूमदार ने की थी। अब यहाँ पे चांदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी पूछी जा रही है आपसे। क्या पूछी जा रही है चांदी के बारे में? देखो, चांदी हड़प्पा वासियों को जानकारी थी। अब एक और प्रश्न आता है, क्या लोहे की जानकारी थी हड़प्पा वासियों को?
बिल्कुल नहीं सर, ऋग वैदिक पीरियड में भी जानकारी नहीं थी। जब उत्तर वैदिक पीरियड धीरे धीरे महाजनपद के काल में प्रवेश कर रहा था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का दौर आ रहा था, जहां पे बौद्ध धर्म जैन धर्म का उद्भव हो रहा था। जैन धर्म तो हालांकि पहले से चला था, तो ऐसे समय में ही लोहे का ज्ञान होना शुरू हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग टिन से परिचित थे, सीसा से परिचित थे, कांस्य से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, लाजवर्द से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। ये कहां से मिलेगा? देखो, जिन वस्तुओं को वो कच्चे माल के तौर पे आयात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस वस्तु की उपयोगिता और उस वस्तु से परिचित भी होंगे। जैसे तांबे की बात करो, लाजवर्द हो गया, टिन हो गया, चांदी हो गया और सीसा हो गया, शिलाजीत, गोमेद, सोना। तो सोना और चांदी दोनों से परिचित थे, परंतु लोहे से परिचित नहीं थे। तो जो पॉइंट आप पढ़ते हुए आ रहे हो या कल की क्लास में आपने पढ़ा, तो वहां से कैसा नया प्रश्न बन सकता है, ये भी पैटर्न आपको सीखते रहना है। तो चांदी की बात करें, हड़प्पावासी चांदी को जानते थे और मुख्य रूप से जावर की खान और अजमेर से इनको प्राप्त होती थी चांदी मुख्य रूप से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो सामान्यतः लाल रंग का प्रयोग होता था और इसे ही मृदभांड भी कहा जाता है। ठीक है, तो मृदभांड पर जो लाल रंग के जो चित्र देखने को मिलते हैं, लाल रंग का प्रयोग करते हुए देखने को मिलते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता का प्रतीक है। साथ ही साथ मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी और इसके उदाहरण अनेक सैंधवपुरा स्थलों से प्राप्त मातृ देवी की मृड मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र हैं। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का प्रचलन था, तो नहीं सर, गुप्त पीरियड में आता मंदिर का प्रचलन। क्या हड़प्पा सभ्यता में किसी देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो साक्षात रूप में तो नहीं मिलते हैं उसके प्रमाण, लेकिन सामान्यतः महिलाओं की मूर्तियां जो एक पर्टिकुलर एक देवी के तौर पे उसे स्टैब्लिश किया गया, उनकी बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग देवी देवताओं की पूजा करते तो थे, लेकिन आधुनिक समाज का जो आज हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे भगवान राम हो गए, हनुमान हो गए, विष्णु हो गए, ब्रह्मा हो गए, ठीक है, इनके स्वरूप देखने को नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ प्रकृति पूजा के प्रमाण मिलते हैं, जैसे पीपल की पूजा करना, नीम की पूजा करना, पशुओं की पूजा करना, इन सब के प्रमाण देखने को मिलते हैं। तो यही वो कहा जा रहा है पूर्व आर्यकाल। आर्यकाल कौन सा कहा जाता है? जो वैदिक काल होता है, जिसमें आर्यों की श्रेष्ठता मानी जाती है, आर्य सभ्यता मानी जाती है। तो इससे पहले कौन सी सभ्यता थी? वो आपकी सैंधव सभ्यता थी और इसमें ही मूर्ति पूजा प्रारंभ हो चुकी थी, जिसके उदाहरण सैंधव पुरास्थलों से मिलने वाली मातृ देवी की जो मिट्टियों से बनने वाली मूर्तियां थी और मोहरों पर भी उनके चित्र मिलते हैं। तो इसका मतलब हो गया मूर्ति पूजा तो पहले से विद्यमान हो गई थी। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो गाय का वर्णन मिलता है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है और ऋग्वेद आपकी वैदिक सभ्यता का प्रमाण है और ये हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने के 200-250 वर्षों के बाद आती है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या गाय के बारे में हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे, तो नहीं सर, न तो इनके मोहरों और न ही टेराकोटा इन पर गाय का चित्रण नहीं मिलता था, बल्कि कुछ और जानवरों के मिलते थे, जैसे हाथी के चित्रण, गैंडा के चित्रण, बाघ का, हिरण का और भेड़ आदि के अंकन मिलते थे, क्योंकि गाय को तो महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ। अच्छा, यहां पर एक और आप देख सकते हो जिसको सांड भी कहा जाता है, एक तरीके से वृषभ भी बोलते हैं। ठीक है, वृषभ भी बोलते हैं। इनके भी चित्र ज्यादातर हमें देखने को मिले पशुओं की आकृति में, खासकर मोहरों में, और इसीलिए उसको पशुपति का नाम दे दिया गया। वृषभ की जो है कि पूजा की जाने लगी, बैल कह सकते हो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, परंतु यहां पर गाय नहीं मिली। तो कई बार होता है प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि किन किन जानवरों से ये लोग परिचित थे। तो देखो, गाय से परिचित नहीं थे, लेकिन हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़, इनसे ये लोग परिचित थे। और एक प्रश्न और होता ना कि घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी कई ऐसे स्थल मिले हैं जहां से घोड़े के अस्थियां मिली हैं। और आते हैं सोहगौरा। सोहगौरा जो अभिलेख है, सबसे पहला प्रश्न बनेगा, मिलान करो, सोहगौरा कहां पर है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। यहां से राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है यह, और यहां मौर्यकालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहां अन्नागार होने का विवरण मिला है। ये कोई और नहीं है, ये जो अन्नागार का विवरण मिलता है ये मुख्य रूप से मौर्य काल यानी चंद्रगुप्त के काल का है, जिसमें यह बताया गया है कि जब संकट आता था, आपातकाल जैसी सिचुएशन हो जाती थी, अकाल हो जाता था, तो ऐसे में राजपाट के द्वारा या राजा के द्वारा आम जनता को, अपनी प्रजा को
संकट के समय अन्नागार जो है कि वितरण किया जाता था, अन्न का वितरण किया जाता था और इसको पहले से ही स्टोर करके रखा जाता था और इसकी जानकारी सौगौरा अभिलेख में मिलती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। साथ ही साथ अगर देसलपुर नाम की लोकेशन पूछे तो कच्छ गुजरात में है। ये सभी हिस्टोरिक लोकेशन है जिसको कई बार मिलान करने के लिए पूछा जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखो प्राचीन स्थल हैं और उनकी पुरातत्विक खोज, यानी इन स्थलों से कौन कौन सी ऐसी खोज मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है हड़प्पा काल में। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल मैंने कल ही बताया था, आपको याद रखना भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में स्थित है और यहां से गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा को हम इंग्लिश में डॉकयार्ड बोलते हैं। डॉकयार्ड मतलब आज का बंदरगाह कह सकते हो, जहां पे नाव वगैरह को रखा जाता था, खड़ा किया जाता था, लंगर डाला जाता था और इसी के माध्यम से व्यापार भी किया जाता था। तो अगर एक प्रश्न और बना दूं मैं यहीं पे, क्या हड़प्पा वासी समुद्र से परिचित थे? तो कहोगे जी सर, हड़प्पा वासी समुद्र से परिचित थे। उसके प्रमाण क्या है? क्योंकि हमें लोथल में एक डॉकयार्ड मिलता है और लोथल जो क्षेत्र है वो वर्तमान में समुद्र के किनारे वाले हिस्से को देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है वो लोग समुद्र से परिचित थे। कालीबंगा की बात करेंगे तो यहां पर जुते हुए खेत के निशान मिलते हैं। ऐसा लगता है कि वहां पे खेत को जोता गया है, अर्थात कहीं ना कहीं कृषि के अवशेष भी देखने को मिले। धौलावीरा की बात करेंगे तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला यहाँ पे शिलालेख मिला है। और 10 चिन्ह कैसे थे? वो लिपि थी हड़प्पा की जो चित्रात्मक लिपि है। बनावली की बात करेंगे तो पकी मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति है, यानी कि जो हल बने होते हैं, जैसे किसान का जो हल होता है ना, देखते हो आप इस तरीके का कुछ हल होता है, ऐसे करके जो होता है ना, यहाँ पे जो है कि वो लगा होता है, यहाँ पे जो है कि फर लगा होता है और इस तरीके से किसान पकड़ के चलाता है। तो इसको मिट्टी से बनाया गया और उसको पका दिया गया, परमानेंटली जो है कि पक के वो मजबूत हो गई। तो ऐसी हल की प्रतिकृति यानी एक जेरोक्स कॉपी मिल गई, अर्थात हल की स्ट्रक्चर मिला। हड़प्पा से आपको समाधान R37 देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है और ये मूर्ति मुख्य रूप से कांसे की होती है। किसकी होती है? कांसे की होती है, जो सबसे प्रमुख मानी जाती है। तो ये सारे प्रमाण आपको मिलते हैं यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम देखें हस्तिनापुर की बात करेंगे तो ये गंगा नदी के तट पर है। नागार्जुन कोंडा की बात करेंगे तो कृष्णा नदी के तट पर, और पैठन की बात करेंगे तो गोदावरी नदी के तट पर है। ये पैठन वही है जो आपके 16 महाजनपद में एक की राजधानी आती है। ठीक है, प्रतिष्ठान पैटर्न। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं और इसकी लंबाई नॉर्थ टू साउथ 55 मीटर है, चौड़ाई ईस्ट टू वेस्ट 33 मीटर है। हालांकि मेंस के लिए कोई जरूरी नहीं है, प्रीलिम्स के लिए भी जरूरी नहीं है। कई बार होता है उत्तराखंड और बिहार जैसे पीसीएस पूछ लेते हैं, यूपी पीसीएस तो सामान्यतः नहीं पूछता ऐसे प्रश्न, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए महान स्नानागार, ठीक है, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से मिलता है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मोहरे भी प्राप्त हुए, यानी कि जो मोहर प्राप्त हुई है उन पे नाव के चित्र भी देखने को मिलते हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इन क्षेत्र के लोग व्यापार करने के लिए जो मोहर का प्रयोग करते थे उस पे नावों का जो एक ही प्रतीक देखने को मिलता था। और जरा जानते हैं हम सिंधु सभ्यता के बारे में क्या क्या जानते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे इन नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था का मतलब क्या है कि जैसे आज हम लोग जो कॉलोनी वगैरह में जो घर में रहते हैं तो आप देखो कि सड़कों के किनारे किनारे एक सीवेज डाला जाता है ताकि हमारा जो वेस्टेज होता है वो सीवेज में जाता है और उस सीवेज को ढांक के रखा जाता है ताकि बदबू और गंदगी ना फैले। लेकिन कई ऐसे शहर हैं जैसे दिल्ली वगैरह या मेट्रो शहर जहाँ पे घरों के नीचे नालियां खुली हैं और महामारी का मतलब बीमारी का कारण बनती हैं। तो यहां पर ये एक अच्छी बात थी कि नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था का मतलब घर का जितना भी वेस्टेज पानी था वो निकाला जाता था और नालियां जो है कि प्रॉपर ढकी हुई रहती थी ताकि उनसे कोई गंदगी या कोई बीमारी बाहर ना फैले। और साथ ही साथ नालियां घर के पीछे की ओर बनाई जाती थी जिससे सारा वेस्टेज घर के पीछे हो जाए। दूसरा, व्यापार और वाणिज्य भी उन्नत दशा में था। क्यों? क्योंकि ये लोग व्यापारी वर्ग पे ही बल करते थे, यानी ये व्यापार पे ज्यादा बल करते थे, जबकि कृषि जैसी व्यवस्था या फिर पशुपालन जैसी व्यवस्था पे ये लोग अपना विश्वास नहीं रखते थे। क्योंकि ये दोनों ही व्यवस्था हमें वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है जो हड़प्पा सभ्यता के बाद आती है। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता व्यापार करती थी, ठीक है, नकदी फसलों का हो चाहे किसी भी चीज का मान लो, ठीक है, तो कुल मिला के नगरीय व्यवस्था थी। जबकि वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी क्योंकि वो किसान और पशुपालन से जुड़ी हुई थी, कृषि और पशुपालन से जुड़ी थी। साथ ही साथ यहाँ पे मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की उपासना की जाती थी। सबसे अधिक हमें मातृ देवी की मृण मूर्तियां मिली हैं। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य को कैसे बनाया जाता था जरा कमेंट करके बताना, मैं बता तो देता, ठीक है, लेकिन अब मैं आप पे छोड़ता हूं ये प्रश्न।
यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, लेकिन यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो कौन कौन से पदार्थों से परिचित थे? तो अगर आपसे पूछा जाए क्या वो सोने से थे, बिल्कुल सर, सोने से भी थे, चांदी से थे, टिन से थे, तांबा से थे, ठीक है, लाजवर्द से थे, यही सारे प्रश्न बनते हैं आपके, ठीक है, सीसा से भी थे। ओके, तो ऐसे सारे पदार्थों को जब वो आयात कर रहे हैं कच्चे माल के रूप में या उसका उत्पादन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इन सब चीजों से परिचित थे, परंतु लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा स्थल की बात करते हैं और वो किस राज्य से संबंधित है। जैसे बालू, बालू आपको सैंड नहीं समझना है, ये बालू एक हड़प्पा स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। मांडा तो आपने पढ़ा होगा कि भैया जो सबसे उत्तरी विस्तार है वो मांडा है, सबसे दक्षिणी विस्तार धैमाबाद है, सबसे पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर है और सबसे पश्चिमी विस्तार सुतकांगेडोर है। ये हड़प्पा सभ्यता के जो एक्सटेंडेड पॉइंट है उनकी बात हो गई। लेकिन बालू के बारे में पता होना चाहिए, हरियाणा में है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, पाडरी गुजरात में है, हुलास सहारनपुर यूपी में है और आलमगीरपुर मेरठ यूपी में है। राखीगढ़ी की बात करें तो राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में स्थित है। कहां पर? हिसार जिले में। कौन सी नदी के तट पे है? घग्गर नदी के तट पे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। देखो, पूरी अगर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए, पूरी हड़प्पा सभ्यता का मतलब जिसका विस्तार आपको पाकिस्तान के रीजन में भी देखने को मिलता है, भारत के रीजन में भी देखने को मिलता है। तो अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बृहद स्थल कौन सा हो गया, तो आप मोहनजोदड़ो को कह सकते हो। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में, वर्तमान भारत के जो क्षेत्र हैं उनमें हड़प्पाई स्थलों में सबसे बृहद स्थल कौन सा, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपको राखीगढ़ी पे टिक लगाना है, हरियाणा में। लेकिन प्रश्न को ध्यान देना है कि भारत में पूछ रहा है या संपूर्ण सभ्यता में पूछ रहा है। दोनों की भाषा को समझना जरूरी है, तभी आप आंसर सही करेंगे। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो आते हैं। इनकी खोज 1931 में एन मजूमदार ने किया तथा 1935-36 में मैके ने यहां पर उत्खनन भी करवाया था मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो में। सैंधव सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया है, यानी पकी हुई ईंटों के भी साक्ष्य मिलते हैं और कच्ची ईंटों के साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, यानी उन ईंटों पे कहीं ना कहीं डिजाइन भी बनाए गए हैं, जैसे किसी जानवर के बना दिए गए, किसी पशु के बना दिए गए, किसी पेड़ पौधे के बना दिए गए। अभी इस समय क्या है, जो भी आप ईंट खरीद के लाते हो भट्ठे से, तो उस भट्ठे वाले क्या करते हैं, अपने मार्का का यानी अपना नाम लिख देते हैं। जैसे संतोष मार्का हो गया, मोती भट्ठा हो गया, चिराग हो गया, पराग हो गया, अलग अलग नाम के ऐसे भट्टे होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी तो ईंटें क्या है, अलंकृत ही है, वो अपने नाम के साथ अलंकृत है। लेकिन हड़प्पा वालों को कोई बेचना तो था नहीं कि अपना अपना ब्रांड बनाएंगे, तो उनको जो समझ में आता था नेचर की चीजें वो डिजाइन कर देते थे। तो कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंटें भी मिलती हैं और हमें हड़प्पा सभ्यता से कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटें मिलती हैं। चन्हूदड़ो से हमें वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवनों से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर कुछ घर 2 मंजिला भी निर्मित थे। अब देखो, जिसका घर एक ही मंजिला बनाना है तो उसे सीढ़ी की जरूरत तो पड़ती नहीं है। अब आप कहोगे सर छत पे तो जाने का कॉन्सेप्ट होगा। भाई उस समय जिस समय प्रकृति के एक एक कण जो है कि आपकी बॉडी और आपके घर में घुस रहे हैं आराम से, तो वहां छत की क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं हो सकती है। कोई ऐसा तो है नहीं कि आज के समय पूरा पक्का स्लैब जो है कि ढाला जा रहा हो, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वहां पे सीढ़ी बनाई गई है तो डेफिनेटली वहां पे कोई ना कोई एक और मंजिल का घर होगा जिस पे चढ़ने के लिए एक रास्ता चाहिए होगा, राइट। तो इसीलिए मैक्सिमम घर तो एक मंजिला रहे हैं, लेकिन कुछ प्रमाण यह भी बताते हैं कि 2 मंजिले घर भी हैं, क्योंकि वहां पर सीढ़ियां भी मिली हैं। तो हड़प्पा से दोनों प्रकार की सभ्यताएं मिली, दोनों प्रकार के प्रमाण मिल रहे हैं। देखो, हड़प्पा को जितनी अच्छे तरीके से मैं पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझा रहा हूं, इलेबोरेट कर रहा हूं, अगर आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो ये मान के चलो आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। क्योंकि हड़प्पा से जब क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड आते हैं, और जहां से क्वेश्चन कर पाना सही दिक्कत करता है आप लोगों को। आगे देखते हैं। सैंधव सभ्यता से प्राप्त मुख्य सड़कों की औसतन चौड़ाई लगभग 10 मीटर थी। चलो अब ये देखो, ये क्या लिख रहा है, ये हड़प्पा सभ्यता का एक्सटेंडेड पॉइंट है। सबसे पूर्वी छोर आलमगीरपुर यूपी मेरठ में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? आलमगीरपुर मेरठ हिंडन नदी के तट पर। सबसे उत्तरी जो इसका छोर था वो मांडा था जम्मू कश्मीर में, जो चिनाब नदी के तट पर था। नदियां भी पूछी जाती हैं। सबसे दक्षिणी विस्तार जो इसका था वो दैमाबाद महाराष्ट्र में था, जो प्रवरा नदी के तट पर है। कई बार यहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए गोदावरी नदी देता है, लेकिन नहीं, आपको प्रवरा के साथ जाना है। और सबसे पश्चिमी जो विस्तार था वो वर्तमान पाकिस्तान का जो सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, ईरान से सटा हुआ बलूचिस्तान, वहां पर सुत कांगेडोर का विस्तार था जो दास्क नदी के तट पर था। ठीक है, बलूचिस्तान हो गया। अब आ जाओ रंगपुर की बात करते हैं।
रंगपुर भी एक इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी कालीबंगा के बारे में मैंने बताया। तो सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, और सौराष्ट्र आपका गुजरात में आता है, जबकि विदर्भ आपका महाराष्ट्र में आता है। तो सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्या इंपॉर्टेंट हुआ सर? क्योंकि प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पहले की जो सभ्यता थी, जैसे ताम्र पाषाणिक सभ्यता थी, नव पाषाणिक सभ्यता थी, यहाँ के भी साक्ष्य मिल रहे हैं रंगपुर से। साथ ही साथ हड़प्पा काल के दौरान भी जो है कि साक्ष्य मिल रहे हैं। और उत्तर हड़प्पा, जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो रही है, धीरे धीरे आर्यों के आगमन से पहले जो सभ्यता विकसित हो रही थी, उनके भी प्रमाण मिलते हैं। और आपको बता दें, ये जो रंगपुर है, ये कई बार पूछा जाता है, मादर नदी पर है। किस पे? मादर नदी पर रंगपुर पाया जाता है। एक और देखते हैं, दधेरी, कोटला दधेरी जिसे कहते हैं। यह एक परवर्ती हड़प्पाई प्रस्थल है, यानी हड़प्पा सभ्यता के बाद का स्थल है, और यह फतेहगढ़ साहिब पंजाब में स्थित है। और देखते हैं, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा कहां से प्राप्त हुआ? बनावली से, और यह हरियाणा में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, चिनाब तथा सिंधु नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी के तट पर नहीं, क्योंकि जो सिंधु की सहायक नदियां, जैसे सतलज भी हो गई, झेलम हो गई, चिनाब हो गई, ब्यास हो गई, सभी नदियां इसके तट के किनारे थी। सिंधु की सहायक नदियां थी, लेकिन गंगा नदी जो है कि वहां पर नहीं थी। गंगा नदी के तट पे अगर आप कहोगे कि क्या सर आलमगीरपुर थी, तो मैं कहूंगा नहीं, वो भी यमुना या फिर हिंडन नदी के तट पर था, क्योंकि हिंडन यमुना की सहायक है, तो गंगा के तट पर नहीं था। लोथल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर हैं, जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। क्यों था भैया इसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध? क्योंकि सर जी, इसका जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके से है। गुजरात के यहाँ पर जो है कि लोथल हमें देखने को मिलता है, जहां से डॉकयार्ड हमें देखने को मिलता है, बंदरगाह जी। और इसी तरफ जो है कि आपका पश्चिमी एशिया का रीजन है पूरा, जहां से व्यापारिक संबंध इनके अच्छे हो रहे थे। तो इसीलिए पश्चिम एशिया से इनके व्यापारिक संबंध भी देखने को मिलते हैं। उत्खनन से प्राप्त फारस की खाड़ी क्षेत्र की जो मुद्रा हमें देखने को मिलती है, गोरिल्ला है, और मम्मी की मृण मूर्तियां लोथल के बाहरी देशों के संपर्क की पुष्टि करती हैं। जब लोथल का खनन किया गया, तो वहां पे जो फारस की खाड़ी में जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, या मिस्र की सभ्यता थी, उनकी जो है कि मुद्रा देखने को मिल रही है, यानी ऑफिशियल वहां की करेंसी देखने को मिल रही है। और वो करेंसी यहाँ क्या कर रही होगी? इसका मतलब है यहाँ के व्यापारी वहां जाके जब सामान बेचते होंगे, तो बदले में फारस की खाड़ी की मुद्रा लेकर आते होंगे। तो भैया वो मुद्रा यहीं रह गई उनके साथ, वो तो मर गए, मुद्रा पड़ी रह गई जमीन में। तो इसके प्रमाण बताते हैं कि भारत के साथ इनके व्यापार थे। साथ ही साथ गोरिल्ला हो गया, और मम्मी की मृण मूर्तियां। सामान्यतः मम्मी का जो कॉन्सेप्ट है वो पश्चिमी एशिया में था या मध्य एशिया में हो सकता है, लेकिन हमारे भारत के क्षेत्र में नहीं था ये मम्मी का। हमारे भारत में समाधान की पद्धति थी कि भैया सीधे सीधे दफना दो या तो जला दो, लेकिन मम्मी के रूप में लपेट के उसको केमिकल वगैरह लगा के पेस्ट वगैरह करके हजारों साल तक जीवित रखने का ये प्रमाण हमारे यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी लोथल में पाया जा रहा है। इसका मतलब पश्चिम एशिया से कहीं ना कहीं इनके संबंध मजबूत होते दिख रहे हैं। तो ये 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से आप प्रूफ कर सकते हो कि हाँ, भारत के हड़प्पाई क्षेत्रों का संबंध था। समझ में आ गई बात? अब देखो, प्रश्न किसी भी तरीके से किसी भी डायमेंशन में घुमा के पूछेगा, आपको उत्तर आएगा। ठीक, सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है, और जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है, जो कि पशुपति शिव के रूप में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर ही सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, और सबसे पहले हड़प्पा की खोज होने की वजह से हड़प्पा सभ्यता कहा गया। खोज किसने की? दयाराम साहनी जी ने, राखल दास बनर्जी जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। और ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, महानिदेशक जॉन मार्शल थे, ठीक, उन्हीं के नेतृत्व में इसको किया गया। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी। अब यहाँ पे कुछ स्थल हैं और कुछ खोजकर्ता हैं। अभी अगले हम 2 पेज तक पूरे हड़प्पा को पढ़ रहे हैं, जिससे हड़प्पा का एक भी प्रश्न मैं कह सकता हूं कि अब इससे बाहर नहीं जाएगा। केवल 4 पेजों में हड़प्पा खत्म है। सुरकोटदा की बात करें तो इसके खोजकर्ता जगपति जोशी हैं। लोथल की बात करें तो SR राव हैं। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट जो लोकेशन है ना, उसके जो है कि खोजकर्ता का नाम याद रख लो। सुरकोटदा इंपॉर्टेंट है, जगपति जोशी। लोथल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SR राव। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इनके जो है कि खोजकर्ता जो राखल दास बनर्जी या दयाराम साहनी, इनको याद रख लो। धौलावीरा RS बिष्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है।
हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था वो था अलेक्जेंडर कनिंघम, लेकिन वो इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाए। कुछ और भी कालक्रम हैं जिनको हमें मिलान करना सभ्यता के आधार पे, जैसे नगर संस्कृति सबसे पहले आपको हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती है। जैसे पुरा पाषाण हुआ, मध्य पाषाण हुआ, नवपाषाण काल हुआ, उसके बाद ताम्र पाषाण आती है जिसमें मैक्सिमम जो है कि आपकी ग्रामीण संस्कृति का विकास हो रहा है। फिर हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले नगर संस्कृति का विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता के बाद जो ऋग्वैदिक पीरियड आया, फिर उत्तर वैदिक पीरियड आया जो धीरे धीरे समापन की ओर जा रहा था। वहां पर लोहे का ज्ञान होने लगा वैदिक संस्कृति में, और उसके बाद ही 6ठी शताब्दी के आसपास आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के पे जो पंच मारा जाता था, जैसे मान लो ये चांदी का एक टुकड़ा है और इस पे एक मुहर लगा दी जाती थी, पंच मारा जाता था, उसे आहत मुद्रा कहते हैं। और सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यवन शासक लेकर आते हैं जो कि मुख्य रूप से कुषाण शासक होते हैं। जब भारत पर आक्रमण करते हैं लोग मौर्योत्तर काल में, तब वहां पर सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। तो हिंद यवन शासकों के द्वारा लेकर आए जाते हैं सोने के सिक्के। तो ये भी क्रम कई बार पूछा जाता है कि भैया कौन सी संस्कृति का, कौन सी पदार्थ का विकास कब हुआ है। सर्वप्रथम मानव के द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है हमें। सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे तथा पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। इसका मतलब क्या है? कुएं का मतलब ये नहीं जैसे आज हमारे सभी के घर में पर्सनल जो है कि बाथरूम्स हैं, वॉशरूम हैं, प्लस साथ ही साथ जो है कि पानी पीने के लिए पूरा व्यवस्था कर रखा हम लोगों ने, बोरिंग वगैरह करके सभी के घर में लगभग, ठीक है। मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा, जो भारत सरकार जिन गरीबों को केवल अनाज दे रही है, लेकिन एवरेज हर परिवार अपना जब घर बनवाता है तो वही सभी व्यवस्था रखता है। ठीक उसी प्रकार से सिंधु सभ्यता के भी लोग अपने ही घरों में कुएं की व्यवस्था रखते थे और नहाने की व्यवस्था रखते थे। साथ ही साथ पानी के निकास की नालियों की व्यवस्था भी थी। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, पक्की, जिन्हें बड़ी ईंटों और पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। सड़कें ऐसे काटती थी समकोण पर, यानी अगर कोई व्यक्ति इधर से आ रहा है तो इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, सीधे भी जा सकता है। एज लाइक आज वर्तमान में जो चौराहे का सिस्टम होता है ना, सेम उसी तरीके से है। तो समकोण पर काटती थी और जो नालियां होती थी वो पक्की बनाई जाती थी ताकि उन्हें ईंटें और पत्थरों से ढक दिया जाता था ताकि बीमारी न फैले। और इस समय सोने और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, बिल्कुल, क्योंकि वो सोने और चांदी से परिचित थे वो लोग। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए। वर्तमान की अगर हम बात करें तो अब आपको मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे लेकिन अब धीरे धीरे उनका विलुप्त हो गए हैं। भारत में हड़प्पा सभ्यता के बृहद स्थल की अगर बात की जाए तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा राखीगढ़ी जो हरियाणा में स्थित है, और सेकंड आएगा धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। देखो ये प्रश्न रिपीट हुआ, यानी ये पॉइंट कहां से हुआ मैं अभी आपको ऊपर दिखाता हूं। ये देखो, राखीगढ़ी की बात करें हरियाणा से, घग्गर नदी के तट पे, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। अगर ऑप्शन में आपको राखीगढ़ी न मिले तो सेकंड नंबर पे आपको धौलावीरा भी लगा सकते हो, ठीक है। धौलावीरा से कुछ शैलकृत जलकुंड मिले हैं, यानी कि जो पानी के जो कुंड होते हैं उनके जो दीवार थी, शैल थी, उनको जो है कि कुछ डिजाइन बनाया गया था जिसमें 3 भाग बटे हुए, किला है, मध्य नगर है और निचला नगर है। कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है धौलावीरा का, और धौलावीरा गुजरात में आता है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल, और इसमें 3 पार्ट ये देखने को मिलते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशव समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए। कालीबंगा से भी एक युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं, राखीगढ़ी से भी युगल समाधि के प्रमाण मिले, लेकिन लोथल से ही सबसे अधिक 3 समाधियों के प्रमाण मिले जो युगल थी। यूपी के बागपत जिले में बड़ौद तहसील के सनौली नामक हड़प्पा पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए जिनकी दिशा नॉर्थ टू साउथ थी। अब जरा याद करो, ताम्रपाषाणिक सभ्यता में मैं आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, महापाषाणिक, ठीक है। महापाषाणिक का मतलब क्या था? जो बड़े बड़े पत्थरों से दक्षिण भारत में लोगों के समाधान को ढांका जाता था, दफनाया जाता था, उनकी भी डायरेक्शन क्या होती थी? नॉर्थ टू साउथ होती थी, अर्थात उत्तर से दक्षिण की ओर। सिर उत्तर की ओर होता था, पैर दक्षिण की ओर होते थे, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जनरली आज भी हमें जो है कि इस सब चीजों का ध्यान देना चाहिए सोते समय, ठीक है। तो ये चीज हो गई, और यहाँ दैनिक उपयोग की वस्तुएं और कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। कहाँ पे? यूपी का जो बागपत जिला है, जहां मैं पोस्टेड भी था, अभी 4 साल मैंने वहीं सर्विस की थी, बड़ौत में ही रह के। तो ये सनौली नाम का जो है कि लोकेशन वहां पर है।
वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में ही हुआ है। और तो और मैं बता दूं कि हड़प्पा वासी कपास से परिचित थे। यह भी प्रश्न बनता है कि क्या हड़प्पा वासी कपास से परिचित थे, कपास को जानते थे? जी हाँ, बिल्कुल जानते थे और वो इससे परिचित भी थे। मांडी की बात करें, मुजफ्फरनगर जिले में ये एक स्थल है जिसकी खुदाई जून 2000 में हुई थी और यहाँ से आभूषण, सिक्के और बर्तन आदि के प्रमाण देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर या पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि ये लोग सामान्यतः प्रकृति की पूजा करते थे या फिर मातृ देवी की पूजा करते थे, लेकिन उसके लिए कोई विशेष रूप से इन्होंने मंदिर या इस तरीके कोई संरचना का निर्माण नहीं किया। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, मातृ देवी की भी होती थी और पशुपति की भी पूजा होती थी। घोड़े के चित्र का अभाव है। घोड़े की अस्थियां जरूर हमें लोथल और सुरकोटदा और कालीबंगा से मिली हैं, लेकिन घोड़े के चित्र कहीं देखने को नहीं मिले। मैंने अभी एक ऊपर प्रश्न बनाया ना कि गाय के चित्र नहीं थे, लेकिन हाथी के थे, बैल के थे और भेड़ के थे, बाघ के थे, ठीक है, गैंडे के थे। इन सब के चित्र देखने को मिलते हैं, परंतु कहीं पर भी गाय के नहीं मिले और घोड़े के भी नहीं मिले। सिंधु सभ्यता के बारे में, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था लेकिन वर्चस्वशाली नहीं था। मतलब वर्तमान समाज में हम कैसे रह सकते हैं, हम उसकी बात कर रहे थे। ये नहीं कि हम परलोक को सुधारने के चक्कर में इस लोक को बिगाड़ ले, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता के लोग कपास से परिचित थे। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई हैं? ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें सेल खड़ी की बनी होती थी। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बनता है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट और गोमेद आदि से भी बनते थे, लेकिन जो मोहरें बनती थी मुख्य रूप से सेल खड़ी से बनती थी और इसमें भी दो प्रकार की मोहर होती थी, एक वर्गाकार होती थी और एक आयताकार। जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग थी वो थी आपकी वर्गाकार मुद्रा, ठीक है, मोहरें। अधिकांश मोहरें वर्गाकार या चौकोर होती थी, किंतु कुछ मोहरें घनाकार, गोलाकार, बेलनाकार होती थी और इन मोहरों पर पीपल के वृक्ष की आकृति मिलती है। सिंधु सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के मृण मूर्तियां, अस्थि, जबड़े आदि के अवशेष प्राप्त हुए। भैया कहां से प्राप्त हुए? मुख्य रूप से जैसे लोथल हो गया, सुरकोटदा हो गया, कालीबंगा। ये तीन स्थल आपको याद रखने हैं जो घोड़े के अस्तित्व को बताते हैं। भले वो लोग घोड़े से परिचित नहीं रहे होंगे या यूं कहें कि घोड़े के जो है कि वहां पे चित्र नहीं देखने को मिले। भाई जिस जानवर को आप देख रहे हो उस जानवर का कभी ना कभी तो कोई ना कोई व्यक्ति तो चित्र बनाएगा, लेकिन वो नहीं थे। तो ऐसा लगता है हड़प्पा वाले घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसे तीन लोकेशन हैं जहां लोथल, सुरकोटदा और कालीबंगा, यहां से हमें देखने को मिल रहे हैं क्या? घोड़े के प्रमाण। और इसीलिए यहां पे मृण मूर्तियां, अस्थि, जबड़े आदि के अवशेष होते हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा की मोहरों पर कहीं भी नहीं मिलता है। सभ्यताओं का जो नॉर्थ टू साउथ सही क्रम बताइए। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो खासकर जो है कि भारत से बाहर की सभ्यता है। एजटेक, माया, मुइस्का, इंका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता क्या थी? सुमेरिया की सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो मिस्र की सभ्यता, क्योंकि मिस्र की सभ्यता को नील नदी की देन माना जाता है। कालीबंगा के मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सींग वाले देवता का अंकन है और मोहनजोदड़ो से भी सींग युक्त देवता का भी चित्रण मिलता है। तो मोहनजोदड़ो से और कालीबंगा दोनों से मिलता है। 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण ही सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ऐसा अनुमान जो है या ऐसी रिपोर्ट आईआईटी खड़गपुर के द्वारा की गई। वहीं आरएल स्टीन ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जलवायु को प्रमुख कारण माना है। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया सभ्यता, जो इराक में, ठीक है, फली फूली, लेकिन आज वर्तमान में उस सभ्यता के कोई भी अवशेष हमें देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि हड़प्पा सभ्यता के हैं, ये मैं कई बार बता चुका हूं। कल की क्लास में मैंने डिटेल से बताया था किस तरीके से हम प्रकृति पूजा, स्वास्तिक पूजा, मातृ देवी की पूजा, पशुओं की पूजा, इन सभी चीजों को हम करते आ रहे हैं और यही हमारी प्रासंगिकता, यही हमारी निरंतरता है जो हमारी संस्कृति के बारे में बताती है। अब हम आते हैं अपने वैदिक काल के बारे में। अब सोचो, यहां तक मैंने आपको एटलीस्ट 3 से 4 पेज में बहुत अच्छे से हड़प्पा के सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए बता दिया। बस अब आपको याद रखना है और याद रख के जो है कि बल्ले बल्ले करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट टिक लगाओगे, कहीं गलत नहीं होने वाला।
चलो तो वैदिक काल का सबसे पहला प्रश्न जो अक्सर आपसे मिलान करने के लिए आता है कि वैदिक काल में जो प्राचीन नाम थे नदियों के आज वो नए नाम क्या हो गए हैं, मिलान करने के लिए आता है। नदियों के नाम है जैसे अस्कनी वर्तमान में चिनाब नदी के नाम से है, बिपाशा जिसे अब ब्यास कहा जाता है, परुषणी जिसे रावी कहा जाता है, वितास्तता जिसे झेलम कहा जाता है और सतुद्री जिसे सतलज कहा जाता है। तो ये तो हो गए आधुनिक नदियों के नाम, और इन्हीं नदियों को जो प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में जिन नामों से इंडिकेट किया था उसके बारे में लिखा हुआ है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है वो एक उत्तम व्यक्ति यानी एक श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। आपने भगवान राम के लिए भी कई बार रामायण में सुना होगा कि ये श्रेष्ठ पुत्र हैं, आर्य पुत्र हैं। आर्य पुत्र का मतलब एक श्रेष्ठ व्यक्ति के पुत्र हैं। दशरथ को यहाँ पे श्रेष्ठ बताया गया, महाराजा दशरथ को। तो आर्य शब्द का अर्थ ही क्या होता है? एक उत्तम व्यक्ति। और आर्य शब्द भाषा जो है वो श्रेष्ठ या कुलीनता को दर्शाती है, यानी कि आप श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, एजुकेटेड व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर और भी कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ऋग्वेद में क्या है? मुख्य रूप से स्रोत और प्रार्थनाएं, प्रार्थनाएं नहीं, ये प्रार्थनाएं हैं, ठीक है, स्रोत हैं और प्रार्थनाएं हैं। यजुर्वेद में भी स्रोत हैं और कर्मकांड के बारे में बात की गई है। कैसी? धार्मिक कर्मकांड के बारे में है। सामवेद को संगीत में स्रोत के बारे में माना जाता है कि भैया यहाँ से संगीत वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। और अर्थवेद को, अथर्ववेद को तंत्र मंत्र और वशीकरण यानी कि जादू टोना अंधविश्वास के बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। ऋग्वेद में जो दो इसके जो है कि ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनके नाम है ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। ये कई बार मिलान करने को आता है और अक्सर बच्चे शतपथ ब्राह्मण को लेकर परेशान हो जाते हैं, ऐत्रेय को लेकर परेशान होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में यही दो मिलते हैं हम लोगों को। लेकिन यहाँ पे पूरा प्रॉपर पढ़ो आप। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ, जबकि सामवेद के पंचविश और तांडव कह सकते हो, अथर्ववेद का गोपथ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, और यजुर्वेद का शतपथ और तैत्रीय। ठीक है, तैत्रीय जो है कि ये जो है कि आपका ऋग्वेद का ऐत्रेय हो गया और यजुर्वेद का आपका तैत्रीय हो गया। इन दोनों में जो है कि सिमिलरिटी बहुत रहती है बोलने में, इसीलिए चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया। आगे देखते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि ये कई बार होता है ना, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। अब समझो पहले मेरी बात, वेद सबसे पहले आते हैं और वेदों की जो जटिल भाषाएं होती हैं, जो उसमें श्लोक होते हैं, जो उनमें सूक्तियां होती हैं, उन्हीं को जो है कि डिक्टेट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और उसमें ही मुख्य रूप से जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, इन्हीं में फिर इन सारी बातों का जो है कि डिटेलिंग किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से यज्ञ और उनके अनुष्ठान की पूरे विधि विधान होते हैं कि भैया ऋग्वेद के अनुसार इस तरीके से करना है, यजुर्वेद के अनुसार इस तरीके से करना है, और ये सारे उनके ब्राह्मण ग्रंथों में डिटेलिंग की जाती है। यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, कुछ और भी नदियां हैं पुराने समय की जिसको आज किन किन नदियों के नाम से जानते हैं। जैसे कुभा नदी, ये काबुल के नाम से है। कुर्मू मतलब कुर्मू कुर्रम हो गया, गोमती गोमल हो गया। ठीक है, और सुवास्तु स्वात नदी को कहते हैं, सदा नीरा गंडक और दृष्टदती घग्गर को। ये स्वात घाटी भी आपने पाकिस्तान में सुनी होगी, जम्मू कश्मीर के ऊपर। ठीक, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी संहिता है जो पद्य में रचित है। शुक्ल यजुर्वेद जो किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। एक कृष्ण यजुर्वेद, एक शुक्ल यजुर्वेद, और इसकी जो वाजसनेयी संहिता होती है ये पद्य में रचित होती है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसके 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त जो सोम को समर्पित हैं। किसको? 114 सूक्त सोम को समर्पित हैं। सामदेव में कुल 1875 ऋचाएं हैं और जिनमें से 75 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। यानी 75 के बाद 1800 तो पूरी ऋग्वेद से उठा ली गई है। अर्थात कह सकते हो, एक प्रश्न बन जाए कि सामवेद किस वेद का जो है कि जेरॉक्स कॉपी है, यानी प्रतिलिपि है, तो कह सकते हो सर ऋग्वेद का है, क्योंकि मैक्सिमम यानी 1800 जो है कि सूक्त पूरे के पूरे वहीं से उठा लिए गए। अब आ जाओ, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा, जो कहां पड़ता है? यूपी में एटा नामक का जो जिला है, जो कासगंज एटा का क्षेत्र है, वहां से अतरंजी खेड़ा से हमें लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। आर्यों को गौर वर्ण और दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया। कृष्ण मतलब भगवान श्री कृष्ण जैसे श्याम रंग के हैं, अर्थात सांवले कलर के हैं, काले कलर के हैं, और गौर मतलब गोरे लोग जो होते हैं। तो आर्यों को जो श्रेष्ठ व्यक्ति थे, जो कुलीन व्यक्ति थे, श्रेष्ठ वर्ग थे, उनको तो रखा गया गौर वर्ण में और दासों को कृष्ण वर्ग में रखा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख है, क्योंकि इसी पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का जिक्र किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहां पर शूद्र भी देखने को हमें मिलता है। सबसे प्राचीन वेद आपके ऋग्वेद हैं और
कौन कौन से वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है, तो अथर्ववेद को अलग कर दीजिए और बाकी जो वेद आपको 3 मिलते हैं वो वेद त्रयी कहलाते हैं। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीनों ही वेद त्रयी कहलाते हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और उन्हें वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि जो वेदों के सबसे लास्ट वाले पार्ट को लिखने का काम हुआ, जैसे वेद आए, फिर ब्राह्मण ग्रंथ आए, फिर जो है कि इस तरीके की चीजें आती रहीं, पुराण वगैरह आए, उपनिषद आए, और उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है, जो वेदों को समझने के लिए एक समरी टाइप की बनाई गई है। अब और एक शब्द ध्यान रखना कि वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयुक्त नहीं किया गया, वेदों में कहीं पर भी मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं किया गया, जबकि पहली बार उपनिषदों को, स्पेशली श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें ही पहली बार मोक्ष शब्द की चर्चा की गई। यानी मोक्ष मतलब क्या होता है भाई, व्यक्ति जब इस कर्म के बंधनों से मुक्त होकर संसार से मुक्त हो जाता है और वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, लेकिन उपनिषदों में श्वेताश्वर जो उपनिषद है पहली बार मोक्ष शब्द की चर्चा होती है। इसी तरीके से कठोपनिषद है, जिसको कठ उपनिषद कहते हैं, तो इसमें यम और नचिकेता का संवाद है और कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद माना जाता है। इसे ध्यान से समझो, शुक्ल यजुर्वेद की जो संहिता थी उसे हमने क्या कहा, वाजस्नेयी संहिता थी, ठीक है, जो पद्य में रचित है। लेकिन अगर कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे तो ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है और ये यम और नचिकेता का संवाद है। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में कौन कौन से जो है कि उपनिषद में वर्णित राजा हैं, विदेह के राजा जनक का जिक्र आता है, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जबाली का नाम आता है, कैकेय के राजा अश्वपति का नाम आता है और काशी के राजा अजातशत्रु का नाम आता है। तो अगर मान लो कोई ऐसे उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषदों में जो वर्णित राजा हैं इनमें ये चारों आते हैं, विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहड़ जबाली, कैकेय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु। वैदिक संहिताओं का सही क्रम क्या है, जो भी वैदिक संहिताएं हैं, देखो सबसे पहले वेद आते हैं, फिर वैदिक संहिताओं के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर आरण्यक आते हैं और फिर उपनिषद आते हैं, और ये सबसे लास्ट में आते हैं, इसीलिए इसको वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, जो दर्शन पे आधारित होते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है, यही जो वैदिक संहिताएं हैं जिनको ऋग्वैदिक, यजुर्वैदिक, सामवेद और अथर्ववेद, इन्हीं वैदिक संहिताओं के जो यज्ञ वगैरह की विधि विधान है, कर्म कांड की जो विधि विधान है, वो सब कुछ अनुष्ठानों की सब ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित की गई है। और इसी ब्राह्मण ग्रंथ के बाद जो वेदों की दार्शनिक व्याख्या की गई है कि ऋग्वेद मुख्य रूप से किस दर्शन पे बात करता है, तो इन दार्शनिक व्याख्याओं को उपनिषद में शामिल किया गया है, इसीलिए इनको वेदांत भी कहते हैं। सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं तो सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था और आर्थिक महत्व के कारण इसको हिरण्ययाई भी कहा गया, हिरण्ययाई भी कहा गया आर्थिक महत्व के कारण, हालांकि ऋग्वैदिक काल में इसका सबसे अधिक महत्व था। महानदी की बात करेंगे, इसका नाम महाभारत में चित्रोत्पला मिला है, इसका उल्लेख महाभारत के भीष्म पर्व में भी देखने को मिलता है और वायु पुराण में इसका नाम नीलोत्पला मिला है। 4 पुरुषार्थ की बात करेंगे जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और 4 आश्रम की बात करेंगे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। इन सभी की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में होता है। अब समझो मेरी बात, जो वैदिक पीरियड होता है ना, इसकी शुरुआत जो है कि आपके लगभग 1500 ईसा पूर्व से होती है, और ईसा पूर्व से मतलब होता है कि आप 1500 से कम की तरफ चलोगे, मतलब 1500, 1400, 1300, 1200 ऐसे करते करते आप ईसा पूर्व को खत्म करके जीरो और फिर जीरो के आगे चलोगे, तो ये हम घटते हुए में आ रहे हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से जो है कि वैदिक पीरियड शुरू होता है, ये लगभग 1000 तक आता है, फिर 1000 ईसा पूर्व से उत्तर वैदिक पीरियड शुरू होता है और ये लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आता है, जहां पे महाजनपद काल आता है, फिर ये जीरो तक आता है जहां पे मौर्य काल वगैरह की सारी जानकारी थी। राइट, समझ में आ गया? तो क्रोनोलॉजी कुछ ऐसे चल रही है। तो 1500 ईसा पूर्व में जो था वो आपका वैदिक पीरियड था, जिसमें किसी भी प्रकार के मोक्ष मतलब जो आश्रम थे इनकी चर्चा नहीं थी, ठीक है, ना ही किसी पुरुषार्थ की। लेकिन जब हम वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक से जब उत्तर वैदिक की ओर आते हैं, यानी कि और भी आगे आते हैं, वेदों के युग से और आगे आते हैं, तब हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। कैसी? कि हमें कहीं ना कहीं 4 पुरुषार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है। अब ये प्रश्न अगर मान लो डायरेक्ट आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि भैया 4 पुरुषार्थों की सर्वप्रथम अवधारणा हमें हड़प्पा सभ्यता में मिलती है, वैदिक सभ्यता में मिलती है, महाजनपद सभ्यता में मिलती है या मौर्य काल में मिलती है, तो आप सीधे वैदिक काल को सेलेक्ट कर लो कि भैया वैदिक काल में मिलती है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि 4 पुरुषार्थों की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में मिलती है, ऋग्वैदिक पीरियड में मिलती है, उत्तर वैदिक पीरियड में मिलती है या फिर महाजनपद काल में, तो आपको फिर उत्तर वैदिक को सेलेक्ट करना है, न कि ऋग्वैदिक को। क्लियर हो गया?
जाबालो उपनिषद भी कहते हैं, इसी में सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता है? तो भैया सामान्यतः जो है कि जितने भी यज्ञ वगैरह के अनुष्ठान होते हैं मैक्सिमम उसमें गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इसको निपटाना होता है, करना होता है। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। रीत क्या होती है? प्राकृतिक नियम, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम है। धर्म व्यक्ति के दायित्वों और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। ऋत मूलभूत नैतिक विधान है जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा जाता है। वरुण को क्या कहा था? ऋतस्य गोपा कहा जाता है। जो वरुण देवता है वो ऋतस्य गोपा यानी कि जो ऋत अर्थात जो प्रकृति के नियम है उनके संचालक हैं और उनके संरक्षक हैं, ये वरुण की जिम्मेदारी थी। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित कहा जाता है। बृहस्पति को कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा थी, जो अगस्त ऋषि की पत्नी भी थी और इसीलिए इनको जो है कि एक विशेष दर्जा दिया गया, भैया पढ़ी लिखी और इस तरीके की चीजें। ठीक है। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क या निशाका कहा जाता था, किंतु परवर्ती काल में आगे बढ़ने वाले समय में इसका प्रयोग विनिमय के रूप में किया गया, सिक्कों के रूप में किया जाने लगा। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। 2 दिन में हम लोगों ने लगभग 13 पेज को कवर कर लिया है। आराम से 10-12 क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, ये मैंने पहले भी कहा आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे कल से, ठीक है। ऑलरेडी हमारी क्लास 45 मिनट्स की होगी, जिसमें हमने आज हड़प्पा सभ्यता को पूरा कंप्लीट किया। जितना भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मैंने बताया, जिस तरीके से उसे एक्सप्लेन किया, समझाया, इंटरकनेक्ट किया, वो चीजें आपको याद करनी है। साथ ही साथ वैदिक पीरियड की जो हमने शुरुआती कुछ चीजें पढ़ी हैं, अभी 2-2.5 पेज का और बचा है वैदिक पीरियड, जहां से फिर कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सभी क्रोनोलॉजी को आगे बढ़ते रहेंगे। और जिसको भी ये पीडीएफ परचेस करनी है तो वो हमारी व्हाट्सएप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकता है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ही करिएगा, कॉल नहीं रिसीव होती है, तो मैसेज के थ्रू आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहां पर आपको प्राइस लिस्ट और उसके सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा।